हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेणु की पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा में मूल्यांकन और मापन। ठीक है, शिक्षा में मापन और मूल्यांकन पेपर नंबर 3 आपका है बीएड 4th सेमेस्टर का। इसकी हम आज रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मापन क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता वर्णन कीजिए। मापन का अर्थ, आधुनिक युग में हमारे जीवन में मापन का महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति का जीवन मापदंड द्वारा मापा जाता है। जन्म के समय नवजात शिशु का स्वास्थ्य का मापन करने के लिए उसके शारीरिक भार को नापा जाता है। उसी अनुसार उसके खाने भोजन की मात्रा निर्धारित की जाती है। मानव शरीर के तापक्रम, रक्तचाप, नाड़ी की गति, दिल की धड़कन के मापन की विधियों के कारण ही चिकित्सा विज्ञान का विकास हुआ है। मतलब कि जो इंसान की उसका टेम्परेचर है, उसका रक्तचाप है या नाड़ी की गति है उसकी, ठीक है, नर्वस सिस्टम वगैरह, दिल की धड़कन वगैरह नापने के लिए क्या है, विज्ञान का, चिकित्सा का, मतलब कि विज्ञान का विकास हुआ है। कृषि विज्ञान का विकास भी मिट्टी के बीज, विभिन्न उपजों के जल, वायु सही मात्रा में मापन के कारण हुआ है। मतलब कृषि विज्ञान का जन्म किस लिए हुआ है कि आप मिट्टी की किस्म वगैरह, उसकी गुण क्या है, उपज कैसे होगी, जल की कितनी मात्रा है उसमें, वायु की कितनी सही मात्रा होनी चाहिए, उसके लिए हुआ है। उसके बाद बालक की शिक्षा योजना बनाते समय उसके मानसिक स्तर और क्षमताओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आप बच्चे को किसी को पढ़ाने जा रहे हो या उसको कुछ सिखाने जा रहे हो तो उसकी जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसको नापने की भी विधि आपको पता होनी चाहिए। मापन की सहायता से बालक में उन गुणों का विकास संभव है जो उसे अपने स्वयं के, समाज के कल्याण में सहायक हो। और मापन से हमको क्या पता चलता है कि उसमें कौन कौन से गुण हैं जिससे वो अपना विकास कर सकता है और समाज का भी कल्याण कर सकता हो। वास्तव में मापन से अभिप्राय मात्रात्मक मूल्य से है। वास्तव में क्या है कि जो मात्रात्मक मापन से अभिप्राय है, मापन से अभिप्राय है मात्रात्मक मूल्य से होता है। इसमें वस्तु, घटना, निरीक्षण तथा सामान्य व्यवहार का अंकों द्वारा इसमें मतलब कि नंबर के हिसाब से उसको बांटा जाता है, उसको नापा जाता है। ठीक है, आपका है स्टीवेंस की परिभाषा है आपके, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। हेल्मस्टेडलर के अनुसार मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें व्यक्ति और पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक, मतलब अंक के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है कि उसमें कितने प्रतिशत ये है, कितना है ये, कितना है वो, कितना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, गिलफोर्ड के अनुसार मापन वस्तुओं और घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तर्कपूर्ण ढंग से क्या है, उसको संख्या प्रदान करने की, मतलब कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उस वस्तु की क्या है, मापनी की जाती है। जैसे मान लो आप कुछ आलू या भिंडी लेने, सब्जी लेने जाते हो, तो आप जाओगे तो उसको, मतलब सब्जी वाले को बोलोगे कि हमको आलू दे दो, तो वो पूछेगा कितना, तो आप बताओगे कि हमको 2 किलो आलू दे दो, 5 किलो आलू दे दो। ठीक है, तो 5 जो इसमें 5 किलो जो आपका बताया गया है, ठीक है, किलो क्या है, आपका भार का तोलक है। भार मापने के लिए किलो का यूज़ किया जाता है। तो जो किलो है आपका, ठीक है, 5 जो आपने बोला ये क्या है, एक संख्या है 5, तो ये क्या है, उसका माप आपने बता दिया कि 5 किलो मतलब 5 kg। ठीक है, अगर आप दूध लेने गए, आपने बोला 2 लीटर दूध दे दो। ठीक है, 2 क्या है, ये अंक है, और ये क्या है, उसका माप है कि उसको किस यूनिट में मापा जाता है, किस इकाई में उसको
मापा जाएगा। अब ऐसे तो है नहीं कि आप जाके बोल दोगे कि 5 लीटर आलू दे दो, 2 किलो दूध दे दो, ऐसे तो नहीं कहोगे। तो ये क्या है कि ये जो चीज़ है जिस हिसाब से उसको नापा जाता है, उसको अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसी को मापन कहा जाता है। ठीक है, अंकों में उसको व्यक्त करना, बताना कि उसके अंदर कितने % ये है, कितना ये है। ठीक है, उसमें कौन कौन से गुण हैं, तो कितने गुण हैं उसमें। जैसे बोल दिया जाता है उसके 36 के 36 गुण मिलते हैं। ठीक है, वो गुण क्या है, गुण जो है आपका वो मतलब कि एक अंक प्रदान किया गया है गुण को, कि उसमें 36 गुण हैं। ठीक है, 36 के 36 गुण मिलते हैं। आगे है आपका, अब आपको इतना पता चल गया कि किसी भी मतलब वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति की गुण को जो हम संख्या प्रदान करते हैं उसी को उसका मापन कहा जाता है। ठीक है, मापन का अर्थ किन्हीं निश्चित इकाइयों में किसी वस्तु या गुण के परिमाण से, मतलब निश्चित इकाई, उसको मापने की अलग से इकाई होती है। ठीक है, जैसे ध्वनि को हम लोग डेसिमल में नाप लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग सेंटीग्रेड में नाप लेते हैं, फ़ारेनहाइट में नाप लेते हैं। ठीक है, सेल्सियस में नापते हैं, ये से। उसके बाद है आपका शिक्षा के क्षेत्र में, जब हम एक विद्यार्थी की योग्यता या विशेषता की मात्रा को गणितीय इकाइयों में व्यक्त करते हैं, मतलब कि गणितीय मतलब मैथमेटिक इकाइयों में उसको व्यक्त करते हैं, तो वह मापन कहलाता है। जब किसी विद्यार्थी की योग्यता या विशेषता, ठीक है, उसमें क्या गुण है या क्या उसमें टैलेंट है, उसको हम गणितीय मतलब मैथमेटिक यूनिट्स में नापते हैं या व्यक्त करते हैं, तो उसको मापन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा में मापन और मूल्यांकन की आवश्यकता। अब हमको क्या है, अब तो हमें पता चल गया कि मापन क्या होता है। अब हमको पता उसका क्या आवश्यकता होती है शिक्षा में, उसका पता करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका यही आ जाएगा कि बालक के संबंध में आवश्यक सूचनाएं। ठीक है, क्या होता है मापन अगर आप करोगे तो आपको बालक के संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, कि उसके अंदर कौन सा गुण है, उसकी रुचि किस में है, निष्पत्तियां किस में है, उसमें मानसिक योग्यता कितनी है, किस चीज़ को वह जल्दी सीख जाता है, किस चीज़ को वो लेट या धीरे से सीखता है। ठीक है, उसमें शारीरिक क्रम कैसे है, उसकी शारीरिक क्षमता कितनी है, कितने किलो वजन उठा सकता है, कितने लीटर दूध पी सकता है, ये सब क्या है उसकी सूचनाओं, आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद क्या है शिक्षण विधि में सुधार। अगर आपको पता चल जाएगा कि वो किस चीज़ में मतलब कमज़ोर है, किस चीज़ में उसको दिक्कत होती है, ठीक है, उसकी रुचि किस चीज़ में है, तो आप क्या है उसको जब आप शिक्षा देने लगोगे, ठीक है, उसको पढ़ाने लगोगे, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखोगे कि ये इस चीज़ में कमज़ोर है, तो हम इसको ये चीज़ वो और अच्छे से समझाएं ताकि उसको अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट है आपका पाठ्यचर्या में सुधार। पाठ्यचर्या में सुधार जैसे मतलब कि सिलेबस जो होता है, ठीक है, या बुक्स होती हैं, उसमें भी आपका क्या है, अगर आप मापन करे रहोगे कि छोटे बच्चे हैं तो उनको उनके लेवल की पढ़ाई कराई जाए। ठीक है, उनको क्या है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाई जाए, ये सब, तो क्या होगा उसकी पाठ्यचर्या में सुधार होगा। अब जैसे मतलब छोटे बच्चे हैं उनको आप कुछ बड़े 9th या 10th क्लास का पढ़ाने लग जाओ तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनका जब बेसिक ही उनको छोटेपन में जो पाठ्यचर्या उनकी है उसी हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। जो बच्चे होते हैं वो भिन्न भिन्न मतलब बच्चों की जो रुचियां होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, और उनकी शारीरिक क्षमता भी अलग होती है, अलग अलग एज होती है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से क्या है बच्चों में विभिन्नता पाई जाती है, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उनके उद्देश्य अनुभव सब क्या है अलग होते हैं। तो अगर आप मापन करे रहोगे कि हाँ ये छोटा बच्चा है तो इसको इसके लेवल की पढ़ाई कराई जाए,
और जो उससे बड़ा है तो उसको उसके लेवल की पढ़ाई कराई जाए। ये इस विषय में तेज़ है तो मतलब ये इंग्लिश में तेज़ है तो इसको इंग्लिश का ये बताया जाए, और अगर वो इंग्लिश में कमज़ोर है तो उसको इंग्लिश का बेसिक और अच्छे से समझाइए। ये सब चीज़ें ठीक है। तो इससे क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार भी आप लोग टीचिंग कर पाओगे। उसके बाद है आपका विद्यालय संगठन और प्रशासन में सुधार। मतलब कि जो आज के संगठन है, मूल समस्याएं अनुशासनहीनता, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, ठीक है, अनुसूचित साधनों का उपयोग, गिरता हुआ शिक्षा स्तर, नवीन कार्यक्रमों के प्रति छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों की उदासीनता। मतलब जो टीचर्स होते हैं थोड़े वो लेज़ी हो जाते हैं, ठीक है, पढ़ाने लिखाने में या उसमें। तो अगर आप लोग मापन करे रहोगे, ठीक है, मतलब शिक्षा में टीचर्स का भी मापन किया जा सकता है और बच्चों का भी किया जा सकता है, ठीक है, और उसी के हिसाब से उनको जो संगठन है उसमें सुधार लाया जा सकता है, प्रशासन में सुधार लाया जा सकता है, ठीक है। मापन और मूल्यांकन के आधार पर ही उनके संबंध में रचनात्मक कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, और उसके लिए क्या है, रचनात्मक कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, जिससे कि उनकी जो संगठन के कार्य हैं, उनकी कुशलता है वो और अच्छे से बढ़े, ठीक है। वर्ग विभाजन और चयन में सहयोग। छात्र की प्रगति का मापन और मूल्यांकन करके ही हम उसको वर्ग विभाजन, मतलब वो किस वर्ग में आता है, ठीक है, मतलब अच्छे बच्चों में आता है, पढ़ने लिखने वालों में, या वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, किस वर्ग में वो अच्छा है, उस हिसाब से उसको मतलब मापा जा सकता है। परीक्षा प्रणाली के अभाव और वर्तमान में जो दुर्गति हो रही है उसके मापन से मूल्यांकन को रोका जा सकता है। मापन और मूल्यांकन को जो दुर्गति हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा जो शिक्षा का सिस्टम है वो ख़राब हो रहा है, उसको भी क्या है, सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। उसके बाद है निदान और उपचार। मतलब बच्चों को जो समस्याएं होती हैं उसको दोष वगैरह होते हैं, मान लो कोई फिज़िकली हैंडीकैप होता है, या फिर बोलने में हकलाहट होती है उसको, या फिर उसको मतलब कि कोई बीमारी है या कुछ पढ़ाई में उसको दिक्कत है, पढ़ने में कमज़ोर है, तो उसके लिए भी अगर आप मापन किए रहोगे तो क्या है कि आप उसको निदान कर सकते हो, उसकी समस्या का हल कर सकते हो, और यही आपकी मापन की क्या है, आवश्यकता होती है। इसीलिए शिक्षा में मापन किया जा सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है मापन के 2 प्रकार। मापन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। कौन से होते हैं, एक होता है मानसिक मापन और एक होता है भौतिक मापन। मानसिक मापन का भी आपको पता होना चाहिए कि मानसिक मापन कौन सा होता है। मानसिक मापन के अंतर्गत विभिन्न मानसिक क्रियाओं जैसे बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता, उपलब्धि आदि का मापन किया जाता है। मतलब उसकी मानसिक क्रियाओं जैसे उसकी बुद्धि कितनी है, उसकी रुचि किसमें है, अभियोग्यता उसमें टैलेंट कितना है, उपलब्धि उसमें किस विषय में उसने उपलब्धि हासिल की है, ये सब मापा जा सकता है। इस मापन की निम्न विशेषताएं हैं। अब मानसिक मापन में कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता। मानसिक मापन में किसी गुण का आंशिक मापन हो पाता है। मतलब पूरी तरह से इसको नहीं नापा जा सकता कि हाँ, अगर वो इस चीज़ में कमज़ोर है तो वो कभी उसमें मतलब वो तेज़ ही नहीं होगा, ठीक है। और उसमें कोई भी वास्तविक शून्य नहीं होता, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी चीज़ में मतलब एकदम ज़ीरो हो, उसके अंदर किसी न किसी चीज़ में रहता ही है, ठीक है। हर चीज़ में उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान या फिर थोड़ी थोड़ी रुचि रहती ही है, या फिर उसने अनुभव प्राप्त किया होता है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट भौतिक मापन। भौतिक मापन में क्या होता है, भौतिक मापन के अंतर्गत भौतिक गुणों जैसे लंबाई, दूरी, ऊंचाई आदि का मापन किया जाता है। मतलब कोई भी जो चीज़ आप नाप सकते हो, ठीक है, उसको संख्या में नाप सकते हो, उसका मतलब भौतिक जो चीज़ें होती हैं जिसको आप छू सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, वो सब चीज़ें आपकी उसमें आती हैं। भौतिक मापन की सभी इकाइयाँ समान अनुपात में होती हैं। जैसे 1 फुट के
समान इंच समान दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, 1 फुट के सभी इंच जो है वो समान दूरी पे स्थित होते हैं। मतलब इसका एक पैमाना बना होता है। ठीक है, इकाइयाँ बनी होती हैं। भौतिक मापन स्थिर रहता है, मतलब उसको अगर 4 फुट की कोई चीज़ है तो वो 4 फुट की ही रहेगी। ऐसे नहीं कि 10 साल बाद 5 साल बाद वो चेंज हो जाए। ठीक है, जितने की वो रहेगी उतने की ही रहेगी वो। हाँ, वो ख़राब वगैरह हो सकती है पर उसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसमें वो दिक्कत नहीं होती जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे। उसके बाद है आपका नापित मापन। अब नापित मापन में क्या होता है, इस प्रकार के मापन में अंकों का प्रयोग वर्गों को व्यक्त करने के लिए होता है। समूह या वर्ग के सदस्यों को प्राय समान समझा जाता है। इसी आधार पर एक समूह 1 और दूसरा समूह 2 कहकर संबोधित किया जाता है। मतलब ग्रुप के हिसाब से इसको बांटा जाता है कि ये ग्रुप 1 है, उसको नाम दे दिया ग्रुप 1 का। ठीक है, और दूसरे को ग्रुप 2 का नाम दे दिया, तो ये क्या है, नामित, उसका नाम रख दिया गया। अंकों को परिवर्तित करके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। नामित वर्गीकरण तार्किक रूप से निम्नतम कोटि मापन है, किंतु जब वर्गों को रेखीय मापनी पर क्रमबद्ध किया जाता है तब हम पृष्ठ मापन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जब उसको क्रमबद्ध मतलब किया जाता है, लाइन वाइज किया जाता है। ठीक है, रेखीय मापनी पर, तब उसको क्या है, पृष्ठ मापन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहले क्या होता है, उसको नाम ही दिया जाता है कि ये कौन है नहीं। ठीक है, नामित मापक नाम होता है वो, जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ऐसे। उसके बाद है शिक्षा मापन और परीक्षण में क्या अंतर होता है। अब आपको अंतर भी पता होना चाहिए कि मापन और परीक्षण में क्या अंतर है। शैक्षिक मापन विद्यार्थी अधिगम, शिक्षण प्रभावशीलता या किसी अन्य शैक्षिक पक्ष की मात्रा, विस्तार और कोटि को निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, जो शैक्षिक मापन है क्या है, किसी विद्यार्थी या अधिगम या शिक्षण प्रभावशीलता, उसकी कितनी प्रभाव है, किसी अन्य शैक्षिक पक्ष की मात्रा। ठीक है, मात्रा के विस्तार और कोटि के निर्धारण से संबंधित होता है। उसकी मात्रा क्या है, मतलब उसको संख्या में नापने से संबंधित होता है। उसके बाद है इस क्रॉनबेक के अनुसार शब्दों में उसने अपनी परिभाषा दी है। इस प्रकार शैक्षिक मापन नियमानुसार वस्तुओं और घटनाओं का संख्या प्रदान करता है। ठीक है, वस्तुओं और घटनाओं को क्या है, संख्या प्रदान करता है। परीक्षण वह व्यवस्थित, और उसके बाद ये देखो आपका मापन वाला यहाँ तक हो गया। उसके बाद परीक्षण के बारे में बताना है। परीक्षण वह व्यवस्थित प्रक्रिया है, मतलब कि परीक्षण वह जो आपका एग्जामिनेशन है। ठीक है, परीक्षण है, किसी भी चीज़ को आप एग्जामिन करोगे, परीक्षण करोगे, तो उसकी क्या है, ये व्यवस्थित प्रक्रिया है, मतलब लाइन से, क्रम से चलती है, जिसके द्वारा 2 या अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मतलब दोनों में, जैसे 2 बच्चे हैं, ठीक है, और दोनों का क्या है, तुलनात्मक, कि ये इसमें इस चीज़ में अच्छा है, ये इस चीज़ में अच्छा है, और ये इस चीज़ में कमज़ोर है, ये इस चीज़ में कमज़ोर है। इसमें क्या है, कंपैरेटिव वे में उनका क्या है, मतलब मूल्यांकन किया जाता है। और परीक्षण आवश्यक रूप से व्यवहार प्रतिदर्शन वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत मापन है। मतलब ये बेसिकली क्या है, व्यवहार से रिलेटेड रहता है, और इसमें क्या है, दोनों को एक ही उसमें नापा जाता है। उसके बाद है मापन के गुण। अब इतना तो हम लोगों ने जान लिया मापन क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, परीक्षण और मापन में क्या अंतर होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि मापन के गुण क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। यह किसी व्यक्ति या वस्तु की शुद्धता से आंशिक वर्णन करता है। ये क्या है, किसी मापन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, मापन क्या है, किसी वस्तु या व्यक्ति की शुद्धता, मतलब उसकी जो प्योरिटी है, मतलब उसमें क्या गुण है क्या नहीं है, उसका आंशिक वर्णन करता है। ठीक है, आंशिक वर्णन।
उसके बाद क्या है, इसके द्वारा परिणामों को सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसकी व्यवहारिक प्रक्रिया अत्यंत सरल और मितव्ययी होती है, मतलब इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है और सरल होती है। यह मूल्यांकन में सहायक है, मतलब पहले आप मापन करोगे फिर उसके बाद मूल्यांकन उसका करोगे कि हाँ इससे क्या प्राप्त हुआ। उसके बाद है इससे प्राप्त परिणाम विश्वसनीय और वैध होते हैं, मतलब इससे क्या है, आपको जो परिणाम मिलते हैं, जो जानकारी मिलती है वो क्या होती है, विश्वसनीय होती है और वैध होती है, वो वैलिड होती है और उस पर विश्वास किया जा सकता है। उसके बाद है इससे प्राप्त परिणामों में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, मतलब इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है इसके परिणामों में, कुछ हद तक सही पाया जाता है इसके परिणाम को। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मापन के कार्य। अब मापन से हम लोग क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है, मापन के कार्य लिखिए। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन के निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं। पहले है पूर्व कथन। पूर्व कथन हेतु मापन का उपयोग किया जाता है। वर्तमान पर भविष्य और के विषयों में जानकारी प्राप्त करना पूर्व कथन कहा जाता है, मतलब जो वर्तमान समय है उस पर वर्तमान पर भविष्य के विषय में जानकारी प्राप्त करना, मतलब आगे क्या होगा क्या नहीं, ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या है, पूर्व कथन। उसके बाद है मापन तुलना करने में भी विशेष सहायता करता है, क्योंकि किसी विषय और क्षेत्र में प्राप्त अंकों की तुलना करके यह ज्ञात किया जा सकता है कि उनमें विषय और क्षेत्र में छात्र के लिए श्रेष्ठ और उपयोगी हो सकता है, मतलब इसमें क्या है, कंपैरिजन भी किया जा सकता है कि उस क्षेत्र के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निदान। निदान क्या है, मापन शैक्षिक कठिनाइयों और कमियों दुर्बलताओं को निदान करने के लिए, मतलब उसको सल्यूशन करने के लिए भी खोजा जाता है, ठीक है। मापन के द्वारा ही क्या है, उसका सल्यूशन भी खोजा जाता है जो बच्चों को कठिनाइयाँ होती हैं। उसके बाद है वर्गीकरण एवं चयन। मापन छात्रों के वर्गीकरण और चयन में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि छात्रों को के एक समूह पर विभिन्न परीक्षण प्रशासित करके तथ्य और सूचनाएं छात्रों को विविध समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, मतलब बच्चों को क्या है, विभिन्न समूहों में उनकी रुचि के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से, उसकी मतलब कि कठिनाइयों के हिसाब से उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर उसके बाद उनको मतलब उसको चयन भी किया जा सकता है कि किस प्रोसेस से कौन सी कठिनाई को दूर करना है, कैसे सल्यूशन करना है, ठीक है, जिससे किसी क्षेत्र या कक्षा चयन में सरलता होती है। और उससे क्या होता है, कक्षा चयन वगैरह में सरलता होती है। जैसे बच्चा ज़्यादा तेज़ है तो उसको दूसरी कक्षा में रखेंगे, या बच्चा थोड़ा कमज़ोर है तो उसको पहले वाली कक्षा में रखेंगे ताकि वो अच्छे से सीख पाए। उसके लेवल के हिसाब से उसकी कक्षा का निर्धारण किया जा सकता है मापन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है इसमें विश्वसनीय निष्कर्ष निकालने हेतु मापन विशेष सहायता देता है, ठीक है। अनुसंधान मतलब वो करने के लिए भी, ठीक है, अनुसंधान करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी ये निष्कर्ष निकालने हेतु मापन विशेष सहायता देता है, ठीक है। उसके बाद है शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। शैक्षिक मूल्यांकन कौन सा होता है,